हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के इस सफर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं उसके बारे में एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड। तो ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से मिलते हैं और जिसमें जिंदगी है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिक, एबायोटिक, पैरासाइट, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जिनको आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करके जल्द से आंसर को कमेंट सेक्शन में आंसर करें और देखिए, चेक भी कर सकते हो रीचेक कि उनका आंसर सही हो रहा है या गलत। इससे उनका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे इसका पहला का जो आंसर होगा ये है बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें क्या होते हैं? या बायोटिक रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर में मिलते हैं और जिसमें लाइफ होते हैं। हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज को अलग अलग स्टेटस पे बांटा गया है, जैसे उनके ओरिजिन के आधार पे, उनके ओनरशिप के आधार पे। ठीक है, उसी तरीके से स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी रिसोर्सेज को बांटा गया है। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है आपको बताना है। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में बांटा नहीं गया है? तो एक एक करके मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किसका मतलब क्या होता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसके पास ये पोटेंशियल है कि वो लोगों की नीड्स को पूरा कर सकता है। यानी कि राजस्थान और गुजरात के आप कुछ पार्टों में देखिएगा जहां पे विंड बहुत तेज है, तो वहां विंड मिल बना के क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं जो एक बहुत मेजर पॉपुलेशन के नीड्स को पूरा कर सकता है। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, जिसके पास कैपेबिलिटी तो है बट इसे हम यूज नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके ऊपर या खर्च नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, डेवलपमेंट रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसका हम डेवलप कर चुके हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, यानी कि पेट्रोलियम, कोल, जिसके स्टॉक के बारे में भी हमें पता है कि कितने दिन तक वो रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो हो गया डेवलपमेंट रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अभी हमारे पास स्टॉक के रूप में है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए वाटर, जिसमें क्या होता है? H2O इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, H2 यानी कि इसमें हाइड्रोजन का भी 2 एटम होता है। तो हाइड्रोजन क्या है? बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है। इससे हम कोई भी गाड़ी को या कोई भी चीज को चला सकते हैं, बट अभी तक हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया है जिससे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाए, यानी कि पानी से भी गाड़ी चला पाए। अभी तक ये हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट ये स्टॉक है हमारे पास। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। रिजर्व रिसोर्सेज यानी कि ये और पोटेंशियल लगभग एक तरीके का होता है। जो हमारे पास अभी है रिजर्व, बट इसका यूज हम कर रहे हैं थोड़ा पोर्शन पे, जैसे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बनाकर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इसका यूज हम कर रहे हैं, बट ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है ये एकदम नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो ये हो गया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आंसर होगा जिसको ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे नहीं बांटा गया है। समझ में आया आपको? उसके बाद हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल्स एंड इंटरनेशनल्स रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे इन सारे रिसोर्सेज को बांटा गया है? अब पता ही चल रहा है, इंडिविजुअल आपका है रिसोर्सेज, कम्युनिटी का यानी कि पार्क हो गया, नेशनल यानी कि कोल पेट्रोलियम हो गया, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि जो ओशंस में कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं जिसपे इंटरनेशनली सबका हक होता है। तो ये किस आधार पे होगा? ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को तो हमने अभी ऊपर देखा, वो तो हो ही नहीं सकता। ओरिजिन भी नहीं होगा, एग्जॉस्टिबिलिटी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ओनरशिप, क्योंकि यहां पता चल रहा है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, तो ये ओनरशिप यानी कि आपका इसके ऊपर मालिकाना हक होगा। ठीक है, ये ओनरशिप के आधार पर इस रिसोर्सेज को बांटते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, ऐसा ओशन रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल माइल से, जो हम समुद्र में मापने के लिए किलोमीटर का यूज नहीं करते बल्कि नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल, या सोच लीजिए इंडिया है, इसका 200 नॉटिकल माइल का जो होता है, क्लासिफाई अंडर विच जोन, उसको कौन सा इकोनॉमिकल जोन बोलते हैं? जो इसके बाद का जोन होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बहुत सारे बच्चों का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल राइट है। आप हमारे साथ ऐसे ही आंसर देते हुए चले, आगे बढ़ते हुए चले, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता चलेगा। साथ ही साथ जो आपके रीजनल असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो कुछ ही दिनों में लाता रहूंगा। तो आप इन सारे वीडियो का लाभ उठाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, द टेरिटोरियल वाटर दैट एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल। अब देख लीजिए, ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत,
इससे जो 12 नॉटिकल माइल है इसके अंदर जो कोस्टल से ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर का जो जितना भी लॉ होता है इसको किस आधार पे देखा जाता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट के द्वारा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत इस लॉ को देखा जाता है। यानी कि कोई भी कोस्टल से 12 नॉटिकल माइल तक का अंदर का जितना भी रिकॉग्नाइज होते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ? हर एक लिविंग फॉर्म जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं उनके सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि सतत पोषणीय तरीके से उनका चलते रहना के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा? प्लानिंग का, रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का जरूरत पड़ेगा, या रिसोर्स जनरेशन का जरूरत पड़ेगा? जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रिसोर्स प्लानिंग। सिंपल सा बात है, अगर आपके पास प्लान ही ना हो तो आप कोई भी चीज को अच्छी तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास प्लानिंग ना हो कि आप पेट्रोल को कैसे यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इस बेसिस के लिए प्लानिंग का जरूरत आपको है, तो रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। तो अब इसका मतलब ही बहुत लोगों को दिक्कत होगा समझने में कि सोन एरिया क्या होता है या नेट सोन एरिया क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। नॉर्मल जो सोन एरिया होता है यानी कि कोई प्लॉट में आपने कितना फसल को बोया है, ठीक है, कितना लगाया है उसमें फसल, ये हो गया आपका सोन एरिया, ठीक है। और इसमें नेट सोन एरिया क्या होता है? सोचिए ये एरिया जो है ये है 5 हेक्टेयर का, कितना? 5 हेक्टेयर का ये जमीन है, इसमें आपने साल में 2 बार एग्रीकल्चर किया है, ठीक है, एक विंटर के मौसम में, एक समर या रेनी सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक साल में आपने कितना एग्रीकल्चर किया? 5 हेक्टेयर, 2 बार आपने किया है, बट इसका जो एरिया होगा नेट सोन एरिया कितना होगा? 5 हेक्टेयर। मगर ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आप एक साल में 2 बार फसल उगाए हैं, 2 सीजन में फसल उगाए हैं, यानी कि 5 हेक्टेयर फिर 5 हेक्टेयर किए हैं, तो इसका ग्रॉस सोन एरिया क्या आएगा? 10 हेक्टेयर आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि एरिया सोन मोर देन, अगर एक बार से ज्यादा किसी एग्रीकल्चर ईयर में प्लस नेट सोन एरिया, जो उसका नेट सोन एरिया है उसमें एक से अधिक बार अगर होता है यानी कि 2 बार, तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। याद रहेगा आपको, समझ में आया? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो 10 हेक्टेयर होगा। अगर 3 बार किया जाता तो ये 15 हो जाता, समझ गए ना आपने? अगर एक सीजन में 3 बार इसमें फसल उगाया गया है तो इसका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आएगा वो आएगा 15 हेक्टेयर। एनी डाउट? अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको समझने में तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, या अबाउट सेक्शन में मेल दिया हुआ है, आप मेल भी मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच स्टेट अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज बीन फुली सर्वेड फॉर इट्स लैंड यूज? इन चारों में से, या जितने भी हमारे 7 सिस्टर है, यहाँ पे जो हमारे 7 सिस्टर है यानी कि 7 राज्य हैं, इनमें से 7 राज्य में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पूरा लैंड जो है वो सर्वेड हो गया है? बाकी जो 6 स्टेट है नहीं हुआ है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और असम, इसमें से किस स्टेट का अभी तक सर्वे हो चुका है फुल्ली? तो वो ओनली असम है जिसका अभी फुल्ली तरीके से सर्वे हो चुका है। बाकी जो 6 हमारे बचे रह गए स्टेट, उनका अभी तक कोई भी सर्वे नहीं हुआ है लैंड यूज का, ठीक है। चलिए हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोर कॉमन इन द पेडीमोंट्स प्लेन्स सच एज द्वार्स, चोस एंड तराई? कहां पे आपको इस तरीके के जो प्लेन्स है वो देखने को मिलते हैं? द्वार्स, चोस एंड तराई। द्वार्स का मतलब होता है माउंटेन के नीचे वाला इलाका में, जहां से माउंटेन से एलुवियल सॉइल लाके जमा किया जाता है, उसको हम द्वार्स वाला इलाका बोलते हैं, जो प्लेन होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल होते हैं। उसका तराई देखते हैं। तराई यानी कि ऐसा इलाका जो थोड़ा कादा कादा वाला हो, जहां पे पानी हमेशा ही रहता हो और थोड़ा दलदलिया इलाका हो, उसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। चोज यानी कि ऐसा इलाका जो माउंटेन का, आपने अगर आप घूमने गए होंगे तो आपने बहुत सा इलाका देखा होगा जो इरोजन के कारण कुछ कुछ माउंटेन का हिस्सा जो होता है वो पूरी तरीके से धंस जाता है, तो एकदम नेकेड आपको माउंटेन दिखता है, तो उस इलाका को बोलते हैं चोस इलाका वाला, ठीक है, जहां से ये धंस के गिरा है। तो कहाँ पे ये सारे देखने को मिलते हैं? ब्लैक सॉइल या लैटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल या रेड सॉइल, किस तरीके के सॉइल इस इलाकाओं में देखने को आपको मिलेंगे? तो मैंने आपको अभी समझाते समय ही बोला कि ज्यादातर जो द्वार्स वाला इलाका होता है वहां पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलते हैं, और इस दोनों में भी आपको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर होगा हमारा एलुवियल सॉइल। 10 को हम देखते हैं। विच सॉइल इज नोन एज द रेगर सॉइल? किस सॉइल को रेगर सॉइल बोलते हैं, या कॉटन सॉइल भी इसको हम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल भी
बोलते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि रेगर सॉइल, कॉटन सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो वो इसका आंसर होगा ब्लैक सॉइल, जिसमें कॉटन के लिए बहुत ही फेमस है। कॉटन जो होता है वो सिर्फ ब्लैक सॉइल में ही होता है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम रेगर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल आर जनरली पुअर इन। ब्लैक सॉइल जो होते हैं किस चीज में पुअर होते हैं, किस केमिकल में वो पुअर होते हैं? फॉस्फोरिक कंटेंट उसमें कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, पोटास कम होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट कम होता है? जल्दी से मुझे आंसर में बताइए कौन सा होगा। तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है, फॉस्फोरिक कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इन सारी चीजों का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पा रहे होंगे, और आपका जो बोर्ड का प्रिपरेशन है टर्म 1 का, ये बहुत ही मजबूत होने वाला है और आप ही होंगे टॉपर। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर आर रेड सॉइल मोस्टली फाउंड। किस जगह में रेड सॉइल सबसे ज्यादा मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू या पार्ट ऑफ ओडिशा? डेक्कन प्लेट्यू यानी कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका और पार्ट्स ऑफ ओडिशा ये वाला में मिलता है। केरला कर्नाटका ये नीचे वाला पार्ट में मिलता है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ये वाले पार्ट में मिलता है, या गुजरात राजस्थान या उसके ऊपर में इस जगह में मिलता है? तो जो हमारा रेड सॉइल होता है वो डेक्कन प्लेट्यू और पार्ट्स ऑफ ओडिशा इस जगह में सबसे ज्यादा हमारा रेड सॉइल देखने को मिलता है। ये मैप दिया हुआ है आपके बुक में, इसे ध्यान से रख कर लीजिएगा। ठीक है, और जो मैप सेशन है, जो क्या क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में, उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन। लैटेराइट सॉइल जो होता है वो मेनली कहाँ मिलते हैं? साउदर्न स्टेट में, यूपी, छत्तीसगढ़ या एमपी? लैटेराइट सॉइल यानी कि ऐसे सॉइल होते हैं जो बहुत ही मतलब मजबूत तरीके के होते हैं। और किस तरीके से बनते हैं मैं बताता हूं आपको, कि अगर कहीं पे मिट्टी उट्टी है, सोचिए आप अगर वहां पे लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन हर दिन एक एक मॉग पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, उसका जो सॉइल होगा वो नीचे की तरफ डिपोजिट नीचे चला जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ कंकड़ पत्थर। तो उस तरीके के जो सॉइल होते हैं उसे हम लैटेराइट सॉइल बोलते हैं। और जो हमारा ज्यादातर क्या मिलता है, ये नीचे वाला इलाका में, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में हमारा सबसे ज्यादा मिलता है लैटेराइट सॉइल, जहां पे बरसात जो होती है ज्यादा होता है, इस वजह से जो सॉइल होता है वो नीचे चला जाता है, ऊपर कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। तो साउदर्न स्टेट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द लोअर हॉरिजन ऑफ द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का जो लोअर हॉरिजन होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है, ये आ गया एरिड सॉइल, उसका नीचे हॉरिजन जो होता है इज ऑक्युपाइड बाय कंकड़। उसमें क्या मिलते हैं, कंकर्स मिलते हैं, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, किस चीज के इंक्रीज होने के कारण से कंकड़ बन जाते हैं? क्या कैल्शियम कंटेंट के कारण, पोटास कंटेंट के कारण, लाइम पोटास फॉस्फोरस कंटेंट, या फॉस्फोरस कंटेंट के कारण? किस चीज कंटेंट के कारण पत्थर बनता है? तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप बहुत सारे किडनी स्टोन पेशेंट को भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होते हैं, पत्थर जम जाते हैं। तो कैल्शियम जो होता है यही क्या काम करता है, कैल्शियम कंटेंट वो पत्थर जमाने का, कंकड़ जो बोलते हैं ना, कंकड़ पत्थर, कंकड़ बनाने का काम करता है, जो एरिड सॉइल के नीचे वाले हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपली क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, और कुछ तो प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, हिमालय का जो स्नो कवर्ड एरिया है, which of the following soil experience denudation and in acidic in nature with humus content? तो जो हमारा स्नो के द्वारा कवर हुआ जो सॉइल है, और जहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, डेन्यूडेशन, यानी कि डेन्यूडेशन का मतलब एक तरीके का इरोजन है, जो क्या करे, ग्लेशियर्स को काट के नीचे नीचे मिट्टी को काट के नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है, और जो मिट्टी होता है वहां का एसिडिक इन नेचर होता है, विथ ह्यूमस कंटेंट उसमें होते हैं। तो किस तरीके का सॉइल होता है वहां पे, लेटराइट, ब्लैक, एलुवियल या फॉरेस्ट सॉइल? जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर, कौन सा सॉइल वहां मिलता है? तो वहां पे मिलता है फॉरेस्ट सॉइल। नॉर्मल सी बात है, जो हमारा हिमालय पोर्शन है इसमें पूरा ही हमारा क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। तो ये फॉरेस्ट सॉइल हमारा आ गया हिमालय पोर्शन में, जो बर्फ से कवर रहता है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे। सॉइल आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। सॉइल जो होते हैं वो सैंडी इन टेक्सचर होते हैं, एंड सलाइन इन नेचर, और नमकीन होते हैं, सलाइन होते हैं। किस कारण से, कौन सा सॉइल में होता है ये, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, रेड सॉइल या एलुवियल सॉइल? तो बताइए जल्दी से कौन सा सॉइल होगा ये। तो इसका राइट आंसर है एरिड सॉइल। जो हमारे डेजर्ट एरिया में मिलता है एरिड सॉइल, वो बहुत लवणीय होता है। नॉर्मल सी बात है, हमारा गुजरात और राजस्थान के पार्ट में ही नमक बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, समुद्र का पानी भी नमक होता है। तो एरिड सॉइल में क्या होता है, एक सैंडी सैंडी उनका टेक्सचर होता है, सैंडी तो एकमात्र एरिड में ही होगा, और सैलाइन इन नेचर भी वो होते हैं। अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज। ऐसे जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट है या नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फैलो लैंड, बैडलैंड, डेजर्ट लैंड या वेस्ट लैंड?
क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, आप सभी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बैड लैंड बोलते हैं। बैड लैंड यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता है। फैलो लैंड यानी कि ऐसे जमीन जिसको हम कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक छोड़ देते हैं, जो अपने आप को हील करता है। अधिकतर एग्रीकल्चर 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू करने के बाद वहां का मिट्टी खराब हो जाता है, तो उसे हम 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि वो अपना रिकवर जितने भी बाकी उसमें कंटेंट है, ह्यूमस कंटेंट को वो बढ़ा सके। वो फैलो लैंड हो गया। डेजर्ट लैंड पता ही है आपको, रेगिस्तान में मिलता है। और वेस्ट लैंड यानी कि जो घास उस चढ़ने के लिए इस तरीके का होता है, जहां पे हम खेती कर सकते हैं। लेकिन वेड लैंड जो होता है वो एकदम ही मतलब सूखा कह सकते हैं, एकदम बर्बाद जमीन होता है, जिसमें हम एग्रीकल्चर किसी भी हालत पे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं क्या है। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज। तो जो क्या होता है रनिंग वाटर, जो क्या करते हैं क्ले सॉइल को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गलीज। क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। गलीज में क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है वो चैनल को काटते हुए चलता है, जिसे वो गलीज की तरह बनाते हैं। बोलते हैं ना, गली में हम जा रहे हैं घूमने के लिए, किस गली में तेरा घर है, वो गाना भी आपने सुना होगा, ठीक है। मुझे इतना सच से पता नहीं। तो गलीस जो होते हैं रनिंग वाटर के द्वारा ही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गलीज इन बैडलैंड। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि गलीज के फॉर्मेशन के लिए मतलब क्या क्या चीजों का होना जरूरी है या किस तरीके से वो बनते हैं। तो हम चारों ऑप्शन को देखते हैं और सही आंसर की तरफ पहुंचते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है, फॉर्म्ड व्हेन द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल मेक डीप चैनल। तो आंसर तो हम ऐसे ही पहुंच चुके हैं, पहले वाला आंसर ही हमारा राइट है। यानी कि जब रनिंग वाटर जाता है उसके द्वारा क्लेई सॉइल या कोई भी जो लूज मिट्टी है उसको काटता है, कट करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम गलीज बोलते हैं। तो हमारा आंसर नंबर ए होगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इज ए स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये जो ब्लैंक है आपको इसमें भरना है, इसमें क्या होगा। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री। आप क्या प्लांट को ऐसे लाइन पे लगा दे रहे हैं, तो उसे स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स, वाटर बेड है, यहाँ पे वाटर बेड है, इसके बीच बीच में प्लांट को लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। या स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट ग्रोन्स बिटवीन द क्रॉप, या क्रॉप के बीच में हम ग्रास के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, फिर करते हैं कल्टीवेशन, फिर ग्रास के लिए जगह छोड़ते हैं, फिर कल्टीवेशन करते हैं, फिर ग्रास के लिए जगह छोड़ते हैं, ये वाला। या कल्टीवेशन मेकिंग स्टेप्स, या जो पहाड़ पे होता है स्टेप वाले, इस टाइप के कल्टीवेशन करते हैं। तो ये तो होगा भी नहीं। प्लांटिंग लाइंस ऑन ए ट्री नहीं होगा। तो जो आपको अगर आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स के बीच में भी नहीं होगा। ये होगा स्ट्रिप ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन ग्राउंड्स बिटवीन टू क्रॉप, दो क्रॉप के बीच में जो ग्रास छोड़ दिया जाता है कुछ कुछ जमीन पे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा जो पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं होता है, देख लेते चलिए एक एक करके। एलुवियल सॉइल जो होता है आइडल फॉर सुगर कैन एंड पैडी। तो एलुवियल सॉइल में क्या होता है, सुगर कैन और जो पैडी होता है यानी कि चावल की खेती होती है, जिसमें गीली गीली मिट्टी, एकदम दलदला वाला टाइप का मिट्टी रहना चाहिए जिसमें, तो उस तरीके की जरूरत है एलुवियल के लिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही। ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, ये सही है गलत, ये भी सही है, क्योंकि ब्लैक सॉइल को भी क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, तो ये भी सही होगा। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। लेटराइट सॉइल में क्या लिख दिया है, कैश्यू नट। कैश्यू नट का मतलब क्या होता है, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि कैश्यू नट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो कैश्यू नट होगा इसका राइट आंसर। रेड सॉइल में जो होता है इसमें व्हीट और बाजरा नहीं होता है, रेड सॉइल में। ठीक है, तो ये इसका जो होगा नॉट करेक्टली मैच का आंसर ये वाला होगा, रेड सॉइल व्हीट और बाजरा नहीं होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। बायोटिक रिसोर्सेस यानी कि लिविंग रिसोर्सेस, रॉक, क्या रॉक लिविंग है, नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। एबायोटिक रिसोर्सेस यानी कि नॉन लिविंग, फ्लोरा और फौना, जिसमें पेड़ पौधे और एनिमल्स किंगडम आते हैं, तो ये क्या एबायोटिक नॉन लिविंग है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये बायोटिक है, ये क्रॉस होगा ऐसा। ठीक है, उसका रिन्यूएबल रिसोर्सेस, सोलर एनर्जी, क्या सोलर एनर्जी को हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच है, करेक्टली ये क्या है, पेयर है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज चौथा क्या बोल दिया, विंड एनर्जी। तो नॉन, क्या विंड एनर्जी को हम फिर से जनरेट नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, ये बात की बिल्कुल गलत है ये भी। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। बताइए आपको कैसा लग रहा है, जैसे कि मैं और भी बाकी जो आपके चैप्टर बच गए हैं उसको कवर कर लूं, और बाकी जो भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको उसमें प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा।
23rd नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है, आपको वो बताना है। सीट इरोजन का मतलब क्या होता है, टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। जो सीट इरोजन का मतलब क्या होता है कि टॉप सॉइल जो होता है वो बह के चला जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट आपको इसमें बताना है, जिसमें भी नॉट हो करेक्ट हो ये सब चीज आपको ध्यान से देखना है, नॉट करेक्टली इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बी नंबर है विंड इरोजन, विंड ब्लो लूजेस सॉइल और फ्लैट, तो ये बात भी सही है। विंड जब ब्लो ज्यादा करता है तो वो क्या करता है, जो मिट्टी होता है उसको लूज कर देता है, तो ये बात भी सही है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते उसे हम क्या फैलो लैंड बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये नॉट करेक्टली होगा। जो लैंड अवेलेबल नहीं रहते उसे हम बोलते हैं बैड लैंड, क्या बोलते हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा, बैड लैंड। कभी कभी माउंटेन घूमने जाते होंगे तो आप देखते होंगे ऊंचा ऊंचा ऐसे ऐसे कुछ पिलर टाइप का बना रहता है, ठीक है, एकदम ऐसे 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 करके रहता है माउंटेन, उस टाइप के जमीन को हम बोलते हैं बैड लैंड, ठीक है, जिसमें एकदम कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं होता। और फैलो लैंड का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ, पहले भी समझाया था। ऐसा जमीन जिसको 2-3 साल के लिए छोड़ दिया गया है, या 1-2 साल, मैंने 1 साल भी हो सकता है या 2-3 साल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने मिट्टी जो है अपने बायोटिक कंपोनेंट या बाकी जो उसमें मिनरल्स मिलते हैं उसको वो हील कर पाए, इस वजह से उसको 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद 2-3 साल फिर एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर कुछ साल के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फैलो लैंड, ठीक है। और जो चौथा वाला आ गया सॉइल आइडल फॉर कॉटन, ब्लैक सॉइल, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम अपने 24th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। लैटराइट सॉइल में क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, लैटराइट सॉइल में क्या होगा, हाई मॉइस्चर रिटेंशन, इंटेंसिव कल्टिवेटेड, सोर्स ऑफ सॉइल, या प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। तो लैटराइट सॉइल में क्या होता है, तो लैटराइट सॉइल में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग होता है, यानी कि जो ऊपर वाला सॉइल होता है वो बह बह के चला जाता है, ठीक है, लीचिंग। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, जल्दी से बताइए, ब्लैक सॉइल में क्या होता है, तो ब्लैक सॉइल में होता है हाई मॉइस्चर रिटेंशन, इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर को वो पकड़ के रख सकता है। एलुवियल सॉइल क्या होता है, ये तो आपको नाम से ही पता होगा, इंटेंसिव कल्टीवेटेड होता है इसमें, ठीक है। तो एरिड सॉइल क्या होगा, सोर्स ऑफ सॉइल, ये सोर्स ऑफ सॉइल नहीं होगा, यहाँ गलत टाइप हो गया, ये होगा सॉल्ट, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, सॉल्ट होगा, सोर्स ऑफ सॉल्ट होगा। तो ये चौथा हमने मैच कर लिया, इस तरीके की मैचिंग आपके आएंगे, ठीक है, आपके टर्म 1 में बहुत सारे आपको मैचिंग देखने को भी मिलेगा। मैच द फॉलोइंग, उसके बाद देखते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी में आपको मिलाना है। जल्दी से आप मुझको इसका आंसर करके बताइए, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि 25 का आपको आंसर बताना है कि ह्यूमन एंड कोल कौन सा होगा, बायोटिक होगा, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज होगा, कम्युनिटी रिसोर्सेज होगा, या नेशनल रिसोर्सेज होगा, पार्क एंड ब्यूरियल्स, इसको क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोल, मिनरल्स एंड रेलवे, रनिंग वाटर एंड विंड, इसको आपको मुझे होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं जैसे आप बता सकते हैं ए का ऐसा, ए का 1 होगा या ए का 2 होगा, जो होगा आपको कमेंट, बी का जैसे 3 हुआ, ऐसे करके आपको आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में जिसमें कुछ नए इन्फॉर्मेशन होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे जो आपके टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।